कहते हैं भगवान आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो देता है जिसके आप काबिल हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। मैं पिछले 7-8 सालों से ऑफलाइन यानी कि अपने कोचिंग वगैरह में, कॉलेज वगैरह में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अब मैं शुरुआत किया हूँ यूट्यूब पर, तो आप इस वीडियो को अच्छे से प्यार दीजिएगा। जिससे मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बिलियन और बिलियन के प्रकार को पढ़ाया था। अब हम पढ़ेंगे बिलियन का अगला टॉपिक, जिसका नाम है विलीयता और गैस की दरों में विलीयता। हो सकेगा तो हेनरी का नियम और गैस की दरों में विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब और हेनरी का नियम हो गया। ये सब चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विलीयता यानी इसको हम बोलते हैं घुलनशीलता। क्या बोलते हैं? विलीयता को हम घुलनशीलता भी बोलते हैं। आप लिखना होगा तो लिख लेना, विलीयता बोलो या बोल दो क्या, घुलनशीलता। ठीक, सॉल्वेबिलिटी। अब आप समझो किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ एक बर्तन बनाया हुआ है, इसमें मान लीजिए विलायक है, विलायक मान लीजिए जल है। क्या है? जल है। तो अगर हम इस बर्तन का जो पानी भरा हुआ जल, इसको मान लीजिए हमने कुछ देर तक गर्म किया, ताप दिया, और गर्म करने के बाद इसका ताप जो था उसको हमने स्थिर कर दिया। यानी जितना गर्म करना था कर दिया, अब आगे नहीं गर्म करेंगे। ठीक है, ताप बढ़ाकर स्थिर कर दिया। तो इस विलायक में, विलायक की मात्रा जो चाहिए वो 100 ग्राम, कितने ग्राम? 100 ग्राम विलायक में। अब हम 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा, विलेय जैसे मान लीजिए हम बोल ले कि कोई भी ले सकते हो, तुम नमक ले लो या CO2 गैस ले लो, कोई भी चीज़। अगर आप कोई भी विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा, समझो ऐसे कि हर एक विलायक के अपने अंदर विलेय को घोलने की क्षमता होती है, लिमिट। कि हर, जैसे मान लीजिए आप एक बर्तन में मान लीजिए ले लिए, क्या इतना पानी ले ली, तो इसमें हो सकता है 10 चम्मच 15 चम्मच, कुछ लिमिट होगी कि इतनी चीनी आएगी या इसमें इतना नमक आएगा। इसके ज़्यादा ऐसा थोड़ा है कि मान लीजिए इस बर्तन में इतना पानी है तो इसमें पूरी दुनिया की चीनी आ जाएगी, नहीं है ना। कुछ लिमिट होगी कि उतनी लिमिट जाएगी। तो जितना अधिक आप घोल सकते हो उसे बोलते हैं उस पदार्थ की विलेयता। उस पदार्थ की ये क्या है? विलेयता है। तो किसी 100 ग्राम विलायक में घोले जा सकने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा, कितना अधिक मात्रा आप इसके अंदर विलेय की घोल सकते हैं, उसे उस पदार्थ की, चाहे उस विलयन की क्या बोलते हैं? विलीयता। ठीक है, सुनो, लेकिन ध्यान रखना है कि ताप को क्या चाहिए? स्थिर। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? मैंने बताया, स्थिर ताप पर, ताप स्थिर चाहिए। क्या बोले? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, ठीक है, घोले जा सकने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। जो हम घोल रहे हैं उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो विलेयता आप समझे कहलाती है, किससे कहते हैं? हमने बताया कि अगर जो विलायक लिए हो उसका ताप स्थिर हो और 100 ग्राम विलायक हो, तो उसमें विलेय की जितनी अधिक मात्रा आप घोल सकते हो उसे उस पदार्थ की क्या बोलते हैं? विलेयता। तो ये रही डिफिनेशन विलेयता। चाहिए आप गैस को द्रव में मिलाओ या फिर द्रव को ठोस में मिलाओ या ठोस को द्रव में मिलाओ, किसी भी चीज़ को कहीं भी मिलाओ। अब हम पढ़ेंगे एक एक स्पेसिफिक टॉपिक। पहला पढ़ेंगे गैस को द्रव में कैसे मिलाते हैं, यानी कि गैस की दरों में विलीयता। क्या पढ़ेंगे? हेड लगाना, गैस की दरों में विलीयता। गैस की दरों में विलीयता। अब बात समझो, गैस को हम दरों में कैसे मिलाएंगे। ठीक है, तो कोई भी गैस ले, CO2 गैस ले लिए, आप उसको लिक्विड में मिला रहे हैं कोई भी दरों में। अगर आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस मिली होती है। ठीक है, तो CO2 गैस जो है अगर नहीं रहेगी तो कोल्ड ड्रिंक पीने में मज़ा नहीं आएगा। तो आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो उसके अंदर CO2 गैस मिली होनी चाहिए। तो अगर हम उसी गैस को, मतलब उस CO2 गैस को कहाँ मिला रहे हैं? दरों में। इसी को बोलते हैं गैस की दरों में विलीयता। तो यहाँ समझो,
हर एक गैस की दरों में विलेयता अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए इतना CO2 गैस पानी में घुलेगा, उससे कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुलती है, और HCl भी, मतलब हर एक गैस जितनी है सबकी दरों में विलेयता अलग अलग होती है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं, आप भी लिख लेना। क्या लिखोगे कि गैसों की दरों में विलेयता क्या होती है, अलग अलग, विलेयता अलग अलग होती है। ठीक है, अगला पॉइंट समझो, किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की जो होती है, ऑक्सीजन गैस की दरों मतलब जल में, मान लो ऑक्सीजन की H2O यानी दरों में विलेयता सबसे कम होती है, विलेयता क्या होती है, कम। ठीक है, और जबकि अगर हम पूछें कि CO2 गैस हो गया या फिर HCl हो गई, कि जो जल होता है, जल H2O की जल में विलेयता अधिक होती है, जल में विलेयता क्या होती है, अधिक। आप भी साथ साथ लिखा करिए। ठीक है, विलेयता अधिक होती है। देखो खुद से नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे तो उसकी बात अलग होती है। ठीक है, अब आप लोग बिना लिखे पढ़ोगे तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि भैया देखो केमिस्ट्री है, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो CO2 गैस को CO2 गैस और HCl इनकी जो जल में विलेयता होती है अधिक होती है, जबकि ऑक्सीजन की जल में विलेयता कम होती है। अब बात समझो, जिस गैस का अवशोषण गुणांक, जिस गैस का, अबे क्या है बता रहे हो, जिस गैस का अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं, अभी आगे बताते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, अवशोषण गुणांक, जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक, क्या होगा, अधिक, उस गैस की दरों में विलेयता क्या होगी, दरों में विलेयता अधिक होती है। इस बात को समझो, विलेयता क्या होती है, अधिक। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि अवशोषण गुणांक जिस गैस का ज़्यादा होगा, वो गैस उस पानी में उतनी ज़्यादा घुलेगी। अब ये अवशोषण गुणांक होता क्या है, तो एक हेडिंग लगा लेना कि अवशोषण गुणांक क्या है, व्हाट इज अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो समझ लो कि अवशोषण गुणांक कैसे कहते हैं। आप पढ़े होंगे NTP या फिर STP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, साधारण ताप दाब, और होता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हमें यहाँ बात करनी है NTP, साधारण ताप दाब पर। तो साधारण ताप पर किसी निश्चित आयतन में, किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय की मात्रा, उसी को बोलते हैं क्या, अवशोषण गुणांक। लिख दें, NTP पर मतलब साधारण ताप दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन में, किसी गैस के निश्चित आयतन में, ठीक है, निश्चित आयतन में घुली गैस का आयतन क्या कहलाता है, आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। रुको समझाते हैं फिर से, गुणांक आगे लिख लेना है, गुणांक कहलाता है। समझो इसको, फिर सुनो। हम बोल रहे हैं कि NTP यानी साधारण ताप दाब, जब ताप दाब और क्या है, साधारण हो, ठीक है, तो उस टाइम पर किसी गैस के, मतलब किसी भी विलायक, किसी गैस के निश्चित आयतन में किसी विलायक के लिखना चाहिए, किसी विलायक, ठीक है, किसी विलायक के निश्चित आयतन, मतलब यहाँ पर जो आयतन है वो फिक्स है कि 100 ग्राम है। तो किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का जो आयतन होगा, जो घुली गैस का आयतन है, उसी को बोलते हैं क्या, अवशोषण गुणांक। तो जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज़्यादा होगा, उस गैस की उस दरों में विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम इन चीज़ों को समझ लिए। अब आप इसका इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ते हैं इसकी। आप समझते हैं कि गैस की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस की दरों में विलेयता को बढ़ा देंगे, घुलने की क्षमता को बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे। तो पहला हमारा फैक्टर है गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस।
हर एक गैस की दरों में विलेयता हमने बताई कि अलग अलग होती है। तो कौन सी गैस दरों में अधिक मिलेगी या फिर कम मिलेगी, इसको पढ़ेंगे। तो देखो, जो गैस दरों में घुल जाएगी या फिर इसमें टूट जाएगी, यह हमने लिख दिया है क्योंकि लिखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लॉस होता है, इसलिए लिख दिया है। तो विलायक में से क्रिया करने वाली, इसका मतलब क्या है? जो गैसें विलायक से क्रिया करेंगी, ये समझो यहाँ से, विलायक से क्रिया करने वाली, यहाँ तक का मतलब। तो विलायक से जो गैसें क्रिया करेंगी, विलायक हमारे पास होता है जल, मान लीजिए। तो जो गैसें, जैसे मान लीजिए हमने कहा अमोनिया NH3, क्या ले लिया हमने? अमोनिया। तो जो गैसें इसको मत छोड़ो, हम ले लेते हैं CO2 गैस। एक गैस, ध्यान समझना, हम बोल रहे हैं कि गैस की दरों में विलेयता, विलायक हमारा क्या है? H2O। अब ये गैस जो है विलायक से क्रिया करेगी नहीं, और ये जो क्रिया होती है क्या बोलते हैं इसके? रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय क्रिया। तो ये बन जाएगा H2 और क्या? CO, 2 यहाँ है, 3 हो गया, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा विलायक से क्रिया करने वाली, ये विलायक हो गया, इससे क्रिया करने वाली, या क्या लिखा है? विलायक में आयनित मतलब वो टूटना, जो विलायक में टूट जाए आयन के फॉर्म में। तो देखो, अगर मान लीजिए हम ले लिए HCl, क्या ले लिए? HCl। यहाँ पर हमने ले लिया H2O, विलायक है। तो ये विलायक के प्रेजेंस में जब आप घोलोगे तो HCl जो है टूट जाएगी H+ और Cl- में। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस बन जाएगा। सुनो, तो जो गैसें जल में मतलब विलायक में क्रिया करती हैं या विलायक में आयनित होती हैं, उनकी, जैसे Cl हो गया या CO2 गैस हो गई, इनकी विलेयता क्या होती है? अधिक होती है। हमने बताया इसके पहले पॉइंट में कि जो गैस CO2 गैस है और HCl है, इनकी द्रव में विलेयता अधिक है। तो क्यों अधिक है, बताओगे क्या? क्योंकि जो ये CO2 गैस है विलायक से क्रिया कर रही है, और HCl गैस है जो विलायक में आयनित हो रही है, टूट रही है। तो ऐसी गैसों की विलेयता क्या होती है? अधिक होती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, विलायक में जो क्रिया करेगी या विलायक में टूटेगी, उनकी विलेयता अधिक होती है। अगला पॉइंट, हमारा अगला पॉइंट है विलायक। इसको एग्जाम्पल में लिख लेना आप लोग, ठीक है। विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब जो विलायक है उसकी प्रकृति, नेचर अलग अलग होता है। हम समझते हैं, एक बात आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, द्विध्रुव, डाइपोल, जिसमें 2 ध्रुव होता है, प्लस और माइनस, उसे बोलते हैं द्विध्रुव। यहाँ समझो, यहाँ हम बताते हैं विलायक की प्रकृति। लिखा है ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय यानी कि जिसमें 2 ध्रुव हो, प्लस वाला और माइनस वाला। ये समझो, अगर हम लिख दिए HCl, क्या लिख दिए? HCl। तो अब देखो HCl में आपको H पे आंशिक पॉजिटिव दिखता है। सुनो, HCl क्या हो गया? विलेय है ना ये वाला। तो H पे क्या आएगा? प्लस, और Cl पे क्या आता है? माइनस। कैसे आता है? आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl की निगेटिविटी ही ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इस पे क्या आता है? आंशिक निगेटिव। F से क्या आता है? आंशिक पॉजिटिव। अरे समझो, प्लस और माइनस है, तो अगर ये प्लस आएगा और एक तरफ का आएगा माइनस, तो इसमें 2 ध्रुव है, इसको बोलेंगे ध्रुवीय विलेय। इसी तरीके से अब आप पूछें कि अमोनिया, देखो एक HCl वाला बनाए हैं हम, ठीक है, पहला वाला इसका। अगर हम पूछें इसी तरीके का अमोनिया NH3 का, बना लोगे? तो कैसे बनेगा? NH3 में हम NH2 इधर लिख दें और H इधर लिख दें। अब बताओ, N की निगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है ना। तो ये प्लस वाला हो गया, क्या हो गया? माइनस वाला। तो इनमें द्विध्रुव है, तो इसे बोलेंगे ध्रुवीय। और ये दोनों हमारी गैसें हैं, तो ये विलेय हैं। ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक जैसे देखो, अगर हम पूछें जल H2O, तो H2O में 2 H है, एक O है, तो 2 H हम ऐसे लिख दिए और वो यहाँ लिख दिए। अब बताओ, H पे जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इस तरीके से इस पर और एक नेगेटिव आएगा, क्या आएगा? एक नेगेटिव और आएगा, इस पर एक पॉजिटिव और आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब यहाँ प्लस वाला इधर हो गया और माइनस वाला इधर हो गया। तो बताओ, जल द्विध्रुव है कि नहीं? जल में प्लस माइनस है कि नहीं है? तो 2 ध्रुवीय वाले विलायक होंगे, उनमें ध्रुवीय वाला विलेय, यानी जैसे आप समझो कि आपके क्लासमेट में जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, वो पढ़ने वालों की दोस्ती पढ़ने वाले बच्चों से होती है। और अगर मान लीजिए तुम कहीं गए बारात वगैरह में, तो अगर आप वहाँ बैठे हो, अगर आप PUBG खेल रहे हो, तो आपकी दोस्ती जस्ट PUBG खेलने वाले से होगी,
ऐसा थोड़ी है कि तुम पबजी खेल रहे हो, कोई पढ़ रहा है उससे तुम्हारी दोस्ती होगी। तुम पबजी खेल रहे हो, तुम्हारे बगल जो बैठेगा अगर वो पबजी खेल रहा है, दोस्ती तुरंत हो जाएगी। तो देखो, जो समान समान गुण के होते हैं, ध्रुवीय विलेय होते हैं, और ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। लेकिन अध्रुवीय समझो कि आप ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन मतलब अध्रुवीय है। O2 देखो, O2 को अगर हम बनाएंगे तो O2 है। अब इस पर भी निगेटिव खींचेगा, इस पर निगेटिव आता है, ऑक्सीजन दोनों अणु है। तो ऑक्सीजन पे जो दोनों पे निगेटिव आने लगेगा तो कहाँ द्विध्रुव बन रहा है। द्विध्रुव में मतलब है कि एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस। तो यहाँ पर द्विध्रुव नहीं बन रहा है। तो एक क्या है, ये है अध्रुवीय। क्या है, अध्रुवीय। तो अध्रुवीय विलायक जो है ध्रुवीय विलेय में नहीं घुलेगा, यानी कि अध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा। अगर समान समान गुण के रहेंगे तो घुल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब एक कुल मिला के है कि अगर दोनों का नेचर समान रहेगा, विलेय और विलायक का गुण समान रहेगा तो उसमें घुल जाएगी, नहीं समान रहेगा तो नहीं घुलेगी। यहाँ हमने लिख दिया ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में विलेयता अधिक होती है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि समान गुण के रहेंगे तो समान गुण में घुल जाएंगे, अगर असमान गुण वाला रहेगा तो नहीं घुलेगा। असमान मतलब जैसे ऑक्सीजन ले लिए तो वो अध्रुवीय है, वो विलायक मतलब H2O में नहीं घुलेगा, कम घुलेगा। ठीक, हमारा लास्ट वाला फैक्टर है, मतलब लास्ट क्या भी और फैक्टर है इसके बाद भी। और तीसरा, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने यहाँ 2 बर्तन बनाए हैं, दोनों में मिल लिया है जल। ए वाला बर्तन ए, ये वाला बी। मान लीजिए बर्तन ए का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और बी का मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें दोनों में घोलना है, मुझे मान लीजिए CO2 गैस है। क्या घोलनी है, CO2 गैस। तो कोई बच्चा मुझे बताओ कि इसमें कौन सी गैस, किस बर्तन में CO2 गैस ज़्यादा घुलेगी, जिसका ताप ज़्यादा है कि जिसका ताप क्या है, कम है। आप थोड़ा दिमाग लगा बताओ। आप कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे तो जिसका ताप कम रहता है उसमें CO2 गैस ज़्यादा रहती है, इसलिए वो पीने मज़ा आता है। वो समझे, जिसका ताप कम है उसमें गैस क्या है, ज़्यादा घुली है, तो उसको पीने में मज़ा आ रहा है। बात समझो इधर। हम ताप अगर बढ़ा देते हैं, एक बात आप पढ़े होंगे ला सातेलिए का नियम, यहाँ समझो, बता रहे हैं। देखो, जैसे मान लीजिए हम CO2 गैस को अगर हम HCl में घोल रहे हैं, H2O में, तो देखो ये बनेगा क्या, हमने बताया कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा H2CO3। लेकिन इसके साथ में निकलती है उष्मा को हम लिखते हैं Q से, Q यानी उष्मा। अब बात समझो, उष्मा निकल रही है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगर उष्मा निकल रही है तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा सुन लो, अगर आपको नोट्स बनानी है तो हम एक तरीके से लिखते जा रहे हैं। देखो, आपको हेडिंग लिखिए, इसकी हिंदी लिखिए, फिर यहाँ रिएक्शन लिखा है, इसका एग्जाम्पल। हेडिंग लिखिए, इसकी हिंदी यहाँ लिखिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ बनाए। ठीक है, दोनों फिगर। उसके बाद आप यहाँ देखो नीचे वाले में फिर अभी लिख देंगे। ठीक है, आप अगर नोट्स बनानी है, लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर CO2 गैस को जल में घोल रहे हैं तो क्या निकल रही है, उष्मा निकलती है, इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब बात समझो, जिसमें उष्मा निकल रही है, ला सातेलिए का नियम 11th में आपने पढ़ा होगा कि अगर उष्मा निकल रही है, अगर हम अब उष्मा और देंगे तो जो रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में क्या होती है, चलने लगती है। यार बच्चों, थोड़ा सा ना ये मतलब प्रॉब्लम है यहाँ की भी, मतलब लाइट वगैरह की प्रॉब्लम है। देखो कितना पसीना हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैनेज क्या करना मतलब, हम पढ़ा रहे हैं, आपको ध्यान से देखिए, आप समझिए। देखें, अगर आप ताप बढ़ाएंगे, हम क्या बताएं, अगर ये टूटेगा तो क्या निकालेगी, उष्मा निकालेगी, उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। ठीक है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, उष्मा निकल रही है तो ला सातेलिए का नियम था कि अगर अब उष्मा देंगे तो जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चलने लगेगी। तो अगर विपरीत दिशा में चलने लगेगी तो बताइए अब यहाँ घुलनशीलता बढ़ेगी घटेगी, यानी ताप देंगे तो रिएक्शन उल्टी होने लगेगी। उल्टा होने लगेगी तो अब जो घुलनशीलता बढ़ रही थी, घुल रही थी, पहले देखो घुल रही थी, इसमें CO2 गैस H2O में घुल रही थी। अगर आपने ताप दे दिया तो ये उल्टी हो गई, और उल्टा होने का मतलब है कि अब रिएक्शन क्या होगा, अब घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम इस रिएक्शन को इधर लिख दिए हैं मिला के, इसका मतलब है कि मिल के घुल रहा है। अगर उल्टा होने लगेगा तो मतलब है कि घुलनशीलता क्या हो गई, कम हो गई। तो ला सातेलिए का नियम था कि ताप बढ़ाने पर रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऊष्माक्षेपी रिएक्शन लेंगे तो उसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है, गैस की दरों में विलेयता जो है वो घट जाएगी। आप ऐसे दिमाग लगाएं थोड़ा सा। अगर
कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे तो जो जिस ठंडी कोल्ड ड्रिंक रहती है उसे पीने में अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडी कोल्ड ड्रिंक का ताप कम होता है तो उसमें CO2 गैस अधिक घुली होती है और CO2 गैस ज़्यादा होती है तो पीने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ हम बता सकते हैं क्या कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो गैस की दरों में विलीयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये समझ लोगे ना, ताप बढ़ाने पर, आप लिख लेना, बोल रहे हैं ताप बढ़ाने पर, ये लिखो ताप बढ़ाने पर, ये मतलब अर मतलब क्या है, बढ़ रहा है। ताप बढ़ाने पर जो एक गैस है, गैसों की दरों में विलीयता, गैसों की दरों में विलीयता क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि अगर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या होगी, उल्टी दिशा में होने लगेगी। ठीक है, और क्योंकि लिखना वो लिख लेना, क्योंकि यह क्या है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि यह उष्मा कौन सी रिएक्शन है, क्षेपी रिएक्शन है, अपक्रिया है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसमें एक दो ठे अपवाद है, जैसे आप समझ सकते हैं, एक अपवाद आप समझो कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि जैसे हो गई हाइड्रोजन गैस हो गई या हीलियम गैस हो गई, हाइड्रोजन या हीलियम गैस, तो इन गैसों का ताप बढ़ाने पर विलीयता जो होती है गैस की दरों में वो बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब है कि इससे जो रिएक्शन होगी दोनों ना मिलाने पर, वो होगी उष्मा शोषी अपक्रिया। कौन सी होगी, इस वाली होगी उष्मा शोषी रिएक्शन। ठीक है, शोषी अपक्रिया होगी। तो आप सुनो फिर से, ताप बढ़ाने पर गैस की दरों में विलीयता घट जाती है, क्योंकि यह एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है। लेकिन H2 और हाइड्रोजन और हीलियम गैस का ताप बढ़ाने पर गैस की दरों में विलीयता घट जाती है, क्योंकि यह एक उष्माशोषी रिएक्शन है, उसका उल्टा बोल देना है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर आप नोट करिए। अब इसके देखो बच्चा लोगों पढ़ते हैं कि चौथा फैक्टर विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। इसका मतलब क्या है कि अगर हम विलायक में किसी और चीज़ को पहले से ही मिला देंगे, बात को ध्यान से समझना, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर मान लीजिए एक विलायक था, पहले समझ लो, जो हमारा पेट है, मान लो हमारे खाने की क्षमता मान लीजिए 5 रोटी है, हम कहीं निमंत्रण में गए, मान लीजिए हमारी खाने की क्षमता कितना है, 5 पूड़ी की। हम पहुंचते वहाँ चाउमीन वगैरह खा लिए होते नहीं, बारात में चाउमीन वगैरह फुल्की वगैरह, अब मान लीजिए पहले खा लिए। अब बताइए जब चाउमीन खा लिए, फुल्की खा लिए, सलाद खा लिए, तो अब बताओ जितना हमारी क्षमता थी, हम 5 पूड़ी खाते थे पहले, हमारी क्षमता इतनी थी, तो अगर हम पहले से कुछ चीज़ें खा लिया है तो क्या अब खाने जाएंगे तो क्या 5 पूड़ी खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, क्योंकि पहले से पेट में कुछ चीज़ें चली गई हैं। तो अगर पहले से कुछ चीज़ उपस्थित है तो जितना पहले क्षमता थी उससे घट जाएगी। इस विलायक में मान लीजिए पहले 10 चम्मच चीनी घोलने की क्षमता थी, अब पहले से हमने 2 चम्मच नमक डाल दिया, अब अगर हम इसमें 10 चम्मच चीनी डालेंगे तो कहाँ घुलेगा, अब 8 चम्मच चीनी जाएगी, क्योंकि पहले से हमने 2 चम्मच क्या चुका, घोल चुका है। तो मतलब अगर पहले से कुछ चीज़ें मिला दी जाएगी तो आप अगर उसके बाद जो मिलाओगे तो उसकी विलीयता क्या हो, घट जाएगी। हमने बताया कि अगर क्षमता मान लीजिए 5 पूड़ी खाने की है, पहले से कुछ चीज़ें खा ली हैं तो अब 5 पूड़ी नहीं खा पाएंगे। सुनो, तो विलायक में अन्य पदार्थ, जो विलायक हमने लिया उसमें कोई अन्य पदार्थ पहले से अगर प्रेजेंस से उपस्थित है तो बताओ विलीयता जितना पहले घुल रही थी उतना घुलेगी, नहीं, विलीयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप लिख लेना, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण आगे लिख लेना, के कारण विलीयता क्या होती है, चाहे गैस की दरों में विलीयता घट जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। ठीक, ये हमारा पॉइंट खत्म। अगला देखो, दाब का प्रभाव। अब मान लीजिए ये हमने बर्तन बनाया है, देखो ये बर्तन है, इसमें क्या रखा है, जल रखा है, ऊपर CO2 गैस है, क्योंकि हम गैस की दरों में विलीयता पढ़ते हैं। और ऊपर से लगा हमने एक पिस्टन समझते हो, एक पंप के तरीके का होता है, जो होता है ना हवा वाला पिस्टन वाली तरीके का। तो अगर ऊपर से हम दाब लगाएंगे तो जो CO2 गैस है जल में ऊपर से दाब लगेगा, तो बताओ ज़्यादा घुलेगी, कम घुलेगी। अब आप अगर दाब लगाओगे तो CO2 गैस जितना पहले था जितना पहले घुल रही थी, अब अगर आप दबाओगे ज़्यादा घुल जाएगा ना, दाब लगाने पे क्या हो जाएगा, उसमें और घुल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है कि दाब बढ़ाने पर, ऊपर से दाब लगाओगे तो गैस की दरों में विलीयता, इस गैस की दरों में विलीयता लिखें, दाब बढ़ाने पर, ठीक बा, जो गैस है, गैस की दरों में विलीयता बताओ बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। समझ गए ना क्या बात है। इसको दबाओगे तो जो गैस है पहले जितना मिल रही थी अब और ज़्यादा मिल जाएगी। तो
तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं, देखो बच्चा लोगों, अब पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम के आप पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड वाले के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर, अगर मान लीजिए 7 सेट एग्जाम का बनता है पेपर का, उसमें से 3-4 सेट में हमेशा आता है हेनरी का नियम, और उसकी सीमाएँ लिखिए। हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझिएगा। हेनरी का नियम क्या है? हमने बताया अभी कि दाब बढ़ाने पर गैस की दरों में विलीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। बताया ना, एक बर्तन बनाया था अभी ऐसे, याद है कि नहीं? इस बर्तन में क्या भरा था हमने? यहाँ तक भरा था, क्या नीचे जल भरा था, और इसमें क्या लगाया था? ऊपर CO2 गैस लगाई थी। ठीक है, CO2 गैस। तो अगर ऊपर से हम पिस्टन की सहायता से क्या लगा रहे थे? दाब। अगर हम पिस्टन से ऊपर से क्या लगा रहे थे? दाब। तो अगर दाब लगाते हैं नीचे को, तो जो गैस है उसकी दरों में विलीयता क्या होती है? इस गैस की दरों में विलीयता क्या होता है? बढ़ जाती है। क्या होती है? विलीयता जो होती है बढ़ जाती है। तो यही हेनरी का नियम था, और सिंपल लॉजिक है कि दाब बढ़ाने पर गैस जो मिल रही है उसकी दरों में विलीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ताप जो है स्थिर रहना चाहिए। ताप क्या चाहिए? स्थिर। तो इसका नियम, मतलब सॉरी, हेनरी का नियम क्या हो गया? स्थिर ताप पर, ताप जब स्थिर रहेगा तो जो गैस है उसकी दरों में मिलने की क्षमता, मतलब विलीयता, दाब के समानुपाती होता है। लिख दें? लिख लो आप भी। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की, ठीक है, किसी गैस की दरों में विलीयता उसके दाब के समानुपाती होता है। बस एक लाइन का नियम है, आसानी नहीं, समानुपाती होता है, होती है। ठीक है, मतलब इसका है कि स्थिर ताप, जब ताप स्थिर रहेगा तो जो गैस है उसकी दरों में विलीयता जो है दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखो प्रतीक की सहायता से लिखें तो लिखा है कि ताप बढ़ाने पर किसी गैस की दरों में विलीयता, यानी कि जो गैस की दरों में विलीयता है, देखो गैस की दरों में विलीयता का प्रतीक हम लेते हैं, और दाब का प्रतीक P। तो जो गैस की दरों में विलीयता है वो दाब के समानुपाती है। यहाँ से अगर हम यम बराबर लिखेंगे तो ए वाला समानुपाती हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है कि, आपको पता होगा कांस्टेंट हमेशा आता है, हटता है। तो यहाँ से सूत्र अगर निकालना चाहो निकाल लो, बटे में भेजना हो भेज दो, नहीं कोई मतलब नहीं है। यम बराबर क्या लिखा है? KP। इसमें यम क्या है? यम है गैस की दरों में विलीयता। ये देखो गैस की, ये देखो यहाँ लिखा है गैस की दरों में विलीयता जो है दाब के समानुपाती। तो यम क्या है? गैस की दरों में विलीयता, ठीक है। उसके बाद जो है क्या लिखा है? P क्या है? तो P दाब है। P क्या दाब है? कौन सा दाब है? इसको बोलते हैं साम्य अवस्था में दाब। चाहे साम्य में अवस्था लिख दें, अवस्था में दाब। इसका मतलब क्या है? देखो एक गैस नीचे आती है, मतलब ये जो जल है, एक गैस जो होगी जल में मिलेगी, और कुछ जल जो होगा वो वाष्पित होकर गैस में जाएगा। तो जब ये वाष्पन का वेग, इसको मान लो V1 है, और संघनन, इसको बोलते हैं संघनन का वेग V2, मतलब जब गैस का द्रव में और द्रव का गैस में दोनों का वेग जो होता है बराबर हो जाता है, V1 = V2, तो उस स्थिति को बोलते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, इसको भी आगे पढ़ाएंगे, वाष्प दाब में वहाँ समझाएंगे। तो यहाँ पर P क्या है? साम्य अवस्था में दाब। और यहाँ पर अगर K पूछेंगे तो क्या है? K क्या है? समानुपाती स्थिरांक, कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक, स्थिरांक बोल सकते हो, नियतांक बोलो, ठीक है। तो ये है हेनरी का नियम। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो 1 नंबर या 2 नंबर का, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि थोड़ा डिटेल में होता है ना, ये 3-4 नंबर आता है, तो आपको कुछ चीज़ें और लिखनी है। जैसे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डाल्टन ने बताया था एक आंशिक वाष्प दाब का नियम। क्या बताया था? एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डाल्टन ने बताया क्या? डाल्टन ने बताया आंशिक वाष्प दाब का नियम। आंशिक दाब का नियम लिखो, चाहे वाष्प दाब लिखो, ठीक है, दाब का नियम बताया। अब इनका नियम क्या था? जैसे मान लीजिए ये विलयन है, इस विलयन में मान लीजिए हमने कोई गैस घोली A, दूसरी गैस घोल दी B, तीसरी गैस घोल दी C, और इसका वाष्प दाब चाहिए, दाब बोल दो PA, इसका दाब मान लीजिए PB, इसका दाब है PC। तो जो विलयन का कुल दाब होगा PT, T मतलब विलयन का,
तो वो तीनों चारों घटकों के अलग अलग दाब के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि अगर, लेकिन ध्यान रखना है सब गैसें आपस में क्रिया ना करें, तो अलग अलग गैसों का दाब निकाल कर जोड़ दोगे तो कुल दाब आ जाएगा। बबुआ सिंपल सी बात है कि अगर एक बिलियन है तो मैं मान लीजिए 3 चीज़ें घोली है, एक का दाब ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, तो कुल कितना आएगा, तो ए बी सी जोड़ दो, वही तो ना। तो इनका ही नियम था कि किसी आंशिक दाब का नियम कि जो बिलियन का कुल दाब होता है वो अलग अलग घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के, आंशिक मतलब होता है कि एक का, वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। और इसके अलावा भी डाल्टन ने एक नियम, मतलब डाल्टन ने एक बात और बताई थी, उसको आपको लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ लिखना डाल्टन के अनुसार, थोड़ा गलत हो गया यार, डाल्टन के अनुसार, ठीक है। डाल्टन ने बताया था, क्या बताया था कि किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के, चाहिए गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। थोड़ा समझो, बताएं, लिख दें, बिल्कुल लिख दें, बताएं फिर, ठीक है। देखो सुनो, हमने लिखा है किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब, मतलब जो गैस में घुल रहा है, बताया कि किसी एक घटक का, जैसे बताया ना कि ए बी सी 3 बताया, तो किसी एक घटक का जो दाब होता है उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये नियम बताया किसने, डाल्टन ने। तो समझो, डाल्टन ने क्या बताया, आंशिक दाब, किसी एक घटक का जो आंशिक दाब होगा उस घटक के गैस के मोल प्रभाज, गैस के मोल प्रभाज, यक्स मतलब होता है मोल प्रभाज, और यहाँ गैस लिख दिया है, 11 में पढ़े थे मोल प्रभाज, 12 इसमें भी पढ़ना है आपको मोल प्रभाज, लेकिन पहले से पढ़ लो। तो उस घटक के मोल प्रभाज की क्या होता है, समानुपाती, ठीक है। अगर हम यहाँ से पी बराबर हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, उसे बोलते हैं KH, और बगल में क्या लिखेंगे, यक्स गैस। इसे डाल्टन ने बताया है, लेकिन है हेनरी का नियम ही। तो सुनो ध्यान से, यहाँ से अगर KH निकालना है मुझे तो क्या करेंगे, ए वाला P नीचे आ जाएगा, यक्स गैस, ठीक है, मतलब गैस का मोल प्रभाज, बस ये हो गया हेनरी का नियम। यहाँ से बात समझो, अगर हम पूछे कौन सी चीज़ें क्या हैं, तो आप बताएंगे सर P जो है, P है दाब, आंशिक वाष्प दाब, चाहिए आंशिक दाब, ठीक है, वाष्प दाब नहीं से दाब बोलना, आंशिक दाब, ठीक। और अगर हम बोलेंगे KH क्या है, तो इसको बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, क्योंकि हेनरी के नियम में आया, तो हेनरी, H मतलब हेनरी, नियतांक बोलो या स्थिरांक बोलो, दोनों एक ही है, ठीक है, नियतांक। उसके बाद यक्स गैस क्या है, तो यक्स गैस है गैस का मोल प्रभाज, गैस का क्या, मोल प्रभाज, ठीक है बुआ। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि एक KH का मान, कुछ ग्राफ वगैरह पढ़ लें हेनरी के नियम पे। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको इतनी चीज़ें करनी है हेनरी के नियम में, ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा, वी नो दैट, हम जानते हैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दें देखो हमने पढ़ा है P/X गैस इज इक्वस टू, कितना पढ़ा हमने, KH, ठीक है। तो ये जो KH वगैरह है, इसमें थोड़ा समझ लो क्या है। KH जो है, KH का मान, हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग गैसों के लिए, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, मतलब कि हर एक गैस का हेनरी स्थिरांक सेम नहीं होगा, ठीक है। अब आप समझो अगला पॉइंट समझ लो कि जो यहाँ पर यक्स गैस है, जो KH का मान है, अगर अधिक होगा, KH का मान क्या होगा, अधिक, हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा। अगर इसका मान अधिक, बताओ, अगर अधिक है तो जो यक्स गैस मतलब है कि गैस में विलयता, बताओ, यक्स गैस माने इसका व्युत्क्रम है ना, उल्टा लिखा है, तो जो KH का मान अधिक होगा, तो अगर हम पूछें कि यक्स गैस, इसका मान क्या होगा, कम होगा, व्युत्क्रम लिखा है उल्टा, इसके नीचे लिखा है ना, तो 1/5 में लिखा है, तो यहाँ पर जो विलयता होगी कम होगी, गैस की दरों में विलयता, देखो मोल प्रभाज को हम विलयता समझते हैं, तो विलयता क्या होगी, कम होगी। मोल प्रभाज जो होता है एक प्रकार की विलयता ही होती है, ठीक है, विलयता कम होगी। आप समझ गए होंगे इतनी बातें। अच्छा, अगर हम ग्राफ वगैरह थोड़ा पूछ लें तो क्या बताओगे, हमने आपको, ध्यान समझ लो मैथ वाले बच्चे, जो मैथ वाले होंगे समझ लेंगे आराम से, जो नहीं समझो, आप लोग पढ़े होंगे कभी एक सरल रेखा समीकरण पढ़े होंगे ना कभी, क्या होता है बताओ भैया, y = mx। यहाँ पर अगर लाइन खींचते हैं तो y किस अक्ष पे आता है, y इधर होता है, x कहाँ जाएगा, इधर, इस अक्ष पे, अपने अक्ष पे,
और इसका ग्राफ अगर खींचते हैं तो ऐसे जाता है, ये होता है। इसको बोलते हैं परमणता या ढलान या स्लोप। ये होता है सरल रेखा का समीकरण। इस समीकरण को हम कुछ देर पहले कैसे लिखे थे, देखो वहाँ पे लिखे थे पहले P = लिखा था KH × यक्स गैस, ऐसे लिखा था ना, समानुपाती हटाए थे। तो अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर इसका कंपेयर करें y = mx से, क्या करेंगे, तुलना मतलब कंपेयर करना है। तो आप इनका ग्राफ हम क्या बताएं, हम बताएं कि y के स्थान पे क्या रखा है, y के स्थान पे इस वाले में y अक्ष है, तो y के स्थान पे p है, तो p मतलब y अक्ष में क्या आएगा, p मतलब दाब आएगा। यक्स के स्थान पे क्या है, यक्स के स्थान पे यक्स गैस है, तो मतलब इस वाले यक्स अक्ष में क्या आएगा, गैस का मोल प्रभार। यम के स्थान पे, यम का ग्राफ ऐसे बनता है ना सीधे, देखो यम, तो यहाँ जो यम है वहाँ क्या है, KH है, ये जो KH है ये यम ही है, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं क्या, परमणता या फिर ढलान बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्लोप बोलते हैं। स्लोप सब नाम एक ही है, ढलान स्लोप। मैथ वाले बच्चे को पता होगा, नहीं आप लोग भी पढ़े होंगे। आप तो पूछेगा हेनरी के नियम ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो बच्चा लोगों, अब समझो हेनरी का नियम कब कब लागू होता है, मतलब हेनरी के नियम की लिमिटेशन क्या है, सीमाएँ क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है हेनरी का नियम तथा उसके सीमाएँ लिखिए। तो सीमाएँ समझो, हेनरी के नियम की कई सारी सीमाएं हैं, जिनमें से लिखा है कि हेनरी का नियम निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू होता है। मतलब कब कब लागू होगा, हमने बताया है कि दाब बढ़ाने पर गैस की दरों में विलीयता बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाने पर, सुनो, दाब बढ़ाएंगे तो गैस की दरों में विलीयता क्या होती है, बढ़ जाती है, यही हेनरी का नियम है, ठीक है ना। इसको बढ़ाओगे तभी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरो ऊपर का मतलब है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अगर दाब अधिक ना हो, जैसे मान लीजिए किसी विलयन का दाब पहले से ही अधिक है, विलायक का दाब पहले से ही अधिक है, तो आप क्या दाब बढ़ाओगे। तो अगर दाब पहले से ही ज़्यादा है तो बिना दाब बढ़ाए गैस की दरों में विलीयता बढ़ेगी नहीं, और बढ़ेगी नहीं तो यही तो हेनरी का नियम है। तो हेनरी का नियम लगाने का मतलब है कि दाब पहले कम रहे तो तुम दाब बढ़ा के गैस की दरों में विलीयता बढ़ा दो। अब अगर पहले से अगर दाब ज़्यादा है तो कहाँ से तुम दाब लगाओगे, दाब तो पहले से ज़्यादा है। तो हेनरी का नियम कब लगेगा, जब दाब कम होगा तब। तो लिखा है दाब अधिक ना हो, दाब ज़्यादा होगा तो हेनरी का नियम कैसे लगेगा, क्योंकि हेनरी का नियम है कि अगर दाब पहले कम रहेगा तो आप दाब लगाकर उसे गैस को अधिक घोलोगे, ठीक है। तो पहला नियम है कि दाब अधिक ना हो, दाब ज़्यादा होगा तो हेनरी का नियम नहीं लगेगा। दूसरा, ताप बहुत कम ना हो। ताप अगर बहुत कम होगा, आपको पता है ताप घटने पर गैस की दरों में विलीयता बढ़ जाती है। अरे ठंडे कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस ज़्यादा मिली होती है। अब अगर पहले से ताप कम है तो ढेर सारी गैसें पहले से घुली हैं, तो आपको गैस घोलने की क्या ज़रूरत है, तो कहाँ से गैस घुलेगी, क्योंकि ताप घटाने पर ही तो गैस की दरों में विलीयता बढ़ती है। अब पहले से ताप कम है तो पहले से अधिकतम घुल चुकी है, अब कहाँ से घुलेगा। तो हेनरी का नियम है कि ताप अगर कम रहेगा तब लगेगा, ताप अधिक रहेगा तब तो लगेगा, उसको कम अगर रहेगा पहले से ताप कम है मतलब विलीयता पहले से बढ़ी है, और विलीयता पहले से बढ़ी है तो तुम कहाँ हेनरी का नियम लगाओगे। तो दूसरा फैक्टर हो गया, तो दूसरा कारण हो गया कि ताप बहुत कम ना हो, ठीक है। और गैस विलायक में बहुत कम विलीय हो। हमने बताया कि अगर गैस जो है CO2 गैस HCl, वो जल में पहले से ही बहुत घुलनशील होती हैं, ज़्यादा घुलनशील होती हैं। अब जब पहले से ही जल में घुलनशील हैं तो वो आपको मिलाते ही घुल गई, जब नहीं घुलेगा तब हेनरी का नियम लगाओगे कि दाब लगा के विलीयता बढ़ाओगे। अब मिलाते ही अपने आप घुल गए तो कहाँ नियम लगेगा। तो लिखा है कि गैस विलायक में बहुत कम विलीय हो। जैसे आप समझो, अब आपकी गाड़ी अगर तेल डाल के सेल्फ से स्टार्ट हो गई तो आपको किक मारने की ज़रूरत है, नहीं है। जब आप सेल्फ लगाए तुरंत स्टार्ट हो गई तो उसमें किक मारने की ज़रूरत नहीं है। तो किक मारने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब स्टार्ट नहीं होगी सेल्फ से। उसी तरीके से हेनरी का नियम कब लगेगा, जब नहीं मिल रहेगी। और जब पहले से मिल रही है तो कहाँ हेनरी का नियम लगाना है। जब पहले से अब तुम किक मारने स्टार्ट हो गई तो कहाँ किक मारने का मतलब नहीं रहा। तो जब मिलाते ही अपने आप घुल गई तो आपको यहाँ पर किक मारने का मतलब है। तो आपको जब तुरंत ही घुल गई, सुनो, मिलाते ही अपने आप घुल गई तो वहाँ पर हेनरी का नियम कहाँ लगेगा, अपने आप घुल रहा है वहाँ पर। मेरी बातों को समझो। गैस विलायक में बहुत कम विलीय हो। अगर कम विलीय रहेगा तो तुम मिलाओगे ना, अपने आप मिल रहा है तो कहाँ से लगाओगे। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे HCl हो गया और NH3 अमोनिया, ये दोनों गैसें जो हैं इंजन में कम विलीय हैं। और HCl हो गया NH3, इनका जल में अधिक विलीय हैं, पीछे बताए थे। ये दोनों जल में अधिक विलीय हैं। अगर जल में ज़्यादा घुलनशील है तो जब ज़्यादा घुलनशील होंगी तो यहाँ हेनरी का नियम लगेगा नहीं, बताओ। जब पहले से सब घुल चुका है तो हेनरी का नियम नहीं लगेगा ना, हेनरी का नियम नहीं लागू होगा।
नहीं लागू होगा। लेकिन अब आपको बताएं कि जैसे जहाँ कम घुल रहा है वहाँ आप दाब बढ़ाओ और अधिक घोलो तो यहाँ पर लागू होगा, यहाँ हेनरी का नियम क्या होगा, लागू होगा। ठीक है। अगला फैक्टर लिखा है गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो। जो गैस आप घोल रहे हैं उसकी अवस्था जैसे पहले थी और बाद में वैसे ही रहे। जैसे मान लीजिए हमने HCl को घोल दिया तो पहले HCl था, बाद में बन जाएगी H+ और Cl-, तो इसकी आणविक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ये पहले कैसे थी अब कैसे हो गई, अब ये आयन के फॉर्म में हो गई, तो इसमें नहीं लगेगा। गैस की आणविक अवस्था में जब मतलब जैसे पहले है वैसे बाद में रहेगी तब गैस का तब हेनरी का नियम लागू होगा। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा इसकी सीमाएं तो 1 2 3 देखो 2-4 मिनट और लगेगा, ये भी खत्म कर देते हैं। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है। अनुप्रयोग मतलब होता है कि कहाँ यूज होगा। तो बात समझो, बहुत सिंपल है। 3 अनुप्रयोग आपको पढ़ना है। पहला समझो, आप जितने भी अवरोहक होते हैं जो पर्वत पर ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, हम बोलते हैं अवरोहक। तो अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे, हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप समझो ऐसे, ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा। ऊंचाई पर आपको पता है ऑक्सीजन के दाब में कमी आती है। ऑक्सीजन के दाब में क्या होती है, कमी, के दाब में कमी। अब अगर दाब में कमी आएगी तो हेनरी का नियम है कि दाब बढ़ाने पर गैस की दरों में विलेयता बढ़ती है। अगर दाब कम होगा तो गैस की दरों में विलेयता घट जाएगी। अब जो ऑक्सीजन गैस आप ले रहे हैं, आपके ब्लड में, रुधिर में क्या है, द्रव है, रुधिर द्रव है ना, तो ऑक्सीजन द्रव मिल रहा है। अब अगर ऑक्सीजन का दाब घटा तो ऑक्सीजन की आपके ब्लड में, रुधिर में, द्रव में विलेयता घट जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की रुधिर, यानी रुधिर क्या है, द्रव है ना, तो हम क्या बता रहे हैं, जब दाब घटेगा तो ऑक्सीजन की रुधिर में विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आयरन नीचे मतलब क्या हो गया, घट जाएगी। अब बात समझो, अगर विलेयता घट जाएगी तो क्या होगा। अब अगर आप शरीर में ऑक्सीजन कमी हो गई तो आपको कमजोरी महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। आप थकान बहुत महसूस करेंगे, थकान महसूस होगी। और इस बीमारी को बोलते हैं एनॉक्सिया। इस रोग को बोलते हैं, इस कमजोरी के रोग को बोलते हैं क्या, इस रोग को बोलते हैं एनॉक्सिया, ANOXIA, एनॉक्सिया। ठीक है। तो यहाँ एक तरीके से हेनरी का नियम यूज हो रहा है कि अगर ऊंचाई पे जाना है तो अगर आपको इसको डिफाइन करना है कि एनॉक्सिया रोग क्यों होती है तो आप इस तरीके के हेनरी का नियम लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग आपने पढ़ा होगा सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक मतलब सोडा वाटर बोलते हैं। तो सोडा वाटर अगर आप देखेंगे, सोडा वाटर, उसमें हमने बताया, अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि कोल्ड ड्रिंक में अगर CO2 गैस ज़्यादा होगी तो वो पीने में मज़ा आएगा। अब CO2 गैस अगर बढ़ाना है तो दाब अधिक लगा दो तो CO2 गैस जो होगी उस बोतल में ज़्यादा मिल जाएगी। तो हम हेनरी का नियम लगाएंगे सोडा वाटर में, मतलब कोल्ड ड्रिंक में क्या करेंगे, CO2 गैस को दाब बढ़ाकर, अगर दाब बढ़ाकर आप दाब बढ़ा देंगे तो वो गैस की दरों में विलेयता बढ़ जाएगी। तो मतलब वो बढ़ाकर भरा जाता है। ठीक है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक के बोतल में CO2 गैस को भरना है तो आप दाब बढ़ाओ, और हेनरी का नियम है कि दाब बढ़ाने पर वो जो CO2 गैस है वो पानी में ज़्यादा घुल जाएगी। ठीक। ये रहा दूसरा उपयोग। तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। आपने सुना होगा, अभी गया था, क्या बोलते हैं, सबमरीन, बहुत दिन हो गया तो पहले हो गया। तो सबमरीन में देखो ना, वो जो कुछ लोग गए थे अमीर लोग नीचे, वो जहाज़ का मलबा देखने, टाइटैनिक का, उसी में डूब के मर गए। वो कैसा हुआ था, जैसे मान लीजिए एक पूरा क्या है, सबमरीन है। तो सबमरीन में नीचे जितना जाओगे, पानी के नीचे जाओगे, तो समझना, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो भैया, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से इधर, ये पूरा क्या है नीचे, ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है। ऐसे मान लो पूरा समुद्र है। तो अगर आप समुद्र में जाओगे तो जितने नीचे जाओगे, अगर कोई आदमी यहाँ पहुँचा है यहाँ पर, तो उसके ऊपर पानी का दाब नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पहुँचा तो देखो उसके ऊपर इतने, जितना ऊपर पानी है उसके ऊपर वाला पानी उस पर दाब लगाएगा। क्या लगाएगा, दाब। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पहुँच गए नीचे, तो अब आपके ऊपर इसका जो जितना ऊपर वाला पानी है पूरा पानी दाब लगाएगा। आप अगर और नीचे जाओगे, यहाँ पहुँच गए, तो आप जितना नीचे जाओगे आपके ऊपर वाला पानी का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दाब बढ़ेगा तो हमने पढ़ा है कि गैस की दरों में विलेयता, जो आपके शरीर में ऑक्सीजन घुल रही थी उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सुनो ध्यान से, एक बात समझो मेरे। तो हमने बताया टो वाला क्या बोला है, सबमरीन ना, सबमरीन जो गए थे नीचे, और कैसे
मतलब उसमें बैठे आदमी कैसे मर गए। अब आप समझो, यहाँ ऊपर है तो ऊपर से दाब कम लग रहा है, नीचे गया तो ऊपर से जो दाब लग रहा है ज़्यादा लग रहा है। जितना नीचे जाएगा उतना इसके ऊपर से दाब ज़्यादा लगेगा। अब हम इसी पे अगर ऊपर से दाब ज़्यादा लगाते जाएंगे, ऊपर था दाब कम लग रहा था बाहर से, नीचे जाता जाएगा तो पानी का दाब बढ़ता जाएगा, प्रेशर बाहर से जितना ज़्यादा दाब लगेगा उस टाइम पर एक चुचुक बोल रहे हैं, क्या ख़तरनाक हिंदी बोल दी है, ठीक है। सुनो, ये क्या हो जाएगी, एकदम से ऐसे दब जाएगा। नीचे जाते जाते क्या होगा, नीचे जाते जाते इस पर दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ने के बाद कुछ टाइम बाद अगर इसकी लिमिट कम हो जाएगी, दाब ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऐसे पटक जाएगा। और इसी तरीके से सबमरीन में हुआ था कि अंदर का दाब कम हो गया, बाहर से दाब ज़्यादा लग गया, तो ये पूरा क्या हो गया, एकदम दब गया, ऐसे दब गया पूरा। इसमें बैठे आदमी का क्या हुआ वो तो वही जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि नीचे जाएंगे समुद्र में, इसको बोलते हैं गोताखोर। जो लोग जाते हैं गोताखोर होते हैं, पानी के अंदर जो आते हैं उसको बोलते हैं क्या, पानी के अंदर वाले आदमी को बोलते हैं गोताखोर। सुनो, तो गोताखोर जो लोग होते हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई, तो हाँ सही है, देख लें सब चल रहा है सही नहीं है, ठीक है। तो सुनो, जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर ये समुद्र में नीचे आते हैं, समुद्र में सुनो, गोताखोर के जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर देखो लगा रहते हैं ना पीछे, वो सिलेंडर जो लगा रहता है, उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है। तो अगर वो लेकर नीचे जाते थे, तो जितना नीचे जाते थे, नीचे जाने पर ऊपर से दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। मिटा दे, नीचे जाने पर दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नीचे जाने पर क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। और जब दाब बढ़ जाता है तो गैस की द्रव्यता, जो ये ऑक्सीजन लिए सिलेंडर और नाइट्रोजन के, वो उनके रुधिर में विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दाब बढ़ने पर क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो लिए थे उनकी रुधिर में विलेयता, रुधिर में क्या हो जाएगी, विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रुधिर में विलेयता भैया बढ़ जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी। अब अगर विलेयता बढ़ जाएगी यानी इनके शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने लगा, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगेगा तो खूब मज़ा आएगा, एनर्जी खूब मिलेगी ना नीचे, तो वहाँ पर नीचे खूब एनर्जी मिलेगी और खूब मज़ा आएगा। क्या आएगा, मज़ा, ठीक है, खूब आनंद आएगा, मतलब आनंद आएगा, ठीक है, आनंद ले लेना, आनंद आएगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर आप निकलने लगे, बाहर आने लगे, तो बाहर आते वक्त जितना दाब लगातार घटता जाएगा, और लगातार दाब घटने से आपके रुधिर में ऑक्सीजन की विलेयता घटने लगेगी, और घटने लगेगी तो इनके रुधिर में बन जाएंगे छोटे छोटे बुलबुले, और बुलबुले बनने के कारण इनके शरीर में असहनीय इतना ज़्यादा दर्द होगा ना कि सह नहीं पाएंगे। तो आनंद, बाहर आने पर आनंद, अंदर जाने पे आनंद आया, बाहर आते वक्त जो दाब घटने के कारण, दाब घटने के कारण जो होगी विलेयता घटेगी, विलेयता क्या होगी, घटेगी। और जब विलेयता घटेगी तो फिर क्या होगा, असहनीय दर्द, सहनीय दर्द, थोड़ा हिंदी गलत होगी भाई, असहनीय दर्द का दर्द होगा। और जब दर्द बहुत ज़्यादा होगा, बात समझो, असहनीय दर्द होगा। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए अब इनके सिलेंडर में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ में हम हीलियम गैस भर देते हैं। क्या भरते हैं, आपके टाइम पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या भरते हैं, हीलियम गैस। अब हीलियम गैस का काम ही इतना है कि जब नीचे जाओगे तो आपके शरीर में दाब बढ़ने के कारण भी जो हीलियम गैस है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को शरीर में घुलने से रोकेगा, कि मतलब ज़्यादा ना घुलने पाए, ठीक है। और ज़्यादा नहीं घुलेगा तो नीचे जाने पर ज़्यादा मज़ा ना आए, ज़्यादा मज़ा ना आए तो निकले पर ज़्यादा दर्द ना होए। नीचे जाने पर अगर दाब बढ़ने पर ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं घुलेगी तो बाहर निकलने पर ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। तो यही था हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। देखो भाई कितना पसीना हो रहा है, देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा हेल्प करो यार, मतलब ठीक है। अब अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।